अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज 2 इंटरनेशनल ख़बरें आई हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उनका ज़िक्र करेंगे। लेकिन जो आज का जो प्रोग्राम हमने करना है, ये बुनियादी इसका मकसद जो है ना, वो है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जिस माहौल में होने जा रहा है और जिसमें ज़ाहिर है कि खौफ की फ़िज़ा भी है, इसमें गैर यकीनी की कैफ़ियत भी है। इसमें जो सबसे बड़ी जो ड्यूटी है, जो इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है कि ये नॉर्मल कंडीशंस तो है नहीं। इनमें वो किस तरीके से अपना काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा तयक्कुन के साथ जो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं, फ्री एंड फेयर तरीके से वो अंजाम पा सकें। तो इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और चलते हैं पाकिस्तान और बात करते हैं पतन के सरबराह, साबिक फाफिन के सरबराह जनाब सरवर बारी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सरवर भाई, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। लेकिन असल में तो जो इस वक़्त कंसर्न है, वो नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान के हवाले से जो हम खबरें सुन रहे हैं और अभी तक भी सुने क्रैकडाउन्स वगैरह चल रहे हैं। इस माहौल में ये खबर की है, बल्कि डॉन इसको किया है। ये खबर है कांग्रेस वुमन इल्हान उमर साहिबा की। वो ये कह रही हैं, देयर कैन नॉट बी फ्री फेयर पोल्स विद एन ऑपोजिशन पार्टी क्रिमिनलाइज्ड इल्हान उमर। And she says human rights situation in Pakistan has only gotten worse since November. एक तो ये डॉन ने इसको लीड के तौर पर लिया है और जाहिर है कि लीड भी बनती है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी एक कांग्रेस वुमन है और पाकिस्तान के हवाले से अक्सर बात भी करती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ और वो है कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आई है। ये आप ज़रा देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है जी कि पाकिस्तान मिलिट्री हैज स्वेड मेनी इलेक्शंस, यानी उसके असरअंदाज हुई है मेनी इलेक्शंस के ऊपर। नाउ इट्स गोइंग फुल टिल्ट। A political crackdown has been more visible than those in previous years, analysts say, making this week's vote among the least credible in the country's history. What is your take on it? देखिए, मैं तो ये बहुत पहले से यही कह रहा हूँ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कहा है, ये एचआरसीपी ने जो 1 माह पहले स्टेटमेंट निकाली थी। हाँ अ, जी। मेरा ख़्याल है कि मैं वाहिद शख्स था जिसने आज से तकरीबन 9 माह पहले कह दिया था कि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ इलेक्शन है। गो के पिछले इलेक्शन भी 1988 से लेकर आज तक मुतनाज़ ही रहे, लेकिन ये तो आप समझें कि अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो है सिचुएशन है कि एक पार्टी जो है उसको किसी भी किस्म की जो बाकी जमातों को सहूलियत दी जा रही हैं उससे वो छीनी जा रही हैं। मसलन लियाकत बाग में जलसा किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, बहुत अच्छी बात है। और ये पुराना एक मरकज़ है पिंडी में सियासी। लेकिन अभी जो है वो जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन्होंने अप्लाई किया डीसी को, तो उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी और ये हाँ बहाना करके कि हालात ठीक नहीं है तो हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन कल ही जमात इस्लामी वालों ने भी जलसा किया यहाँ पर। तो किया पूरे उन्होंने। पाकिस्तान में क्रैकडाउन है। अब्दुल सत्तार महर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अंजुमन मुजाहिरीन वाले, उनके हामियों को उठा के लेके गए हैं। मुल्तान में ऐसे हो रहा है, जगह-जगह पे जो पीटीआई के उनको पता चलता है कि ये पीटीआई का उम्मीदवार है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ मुकदमे जारी हैं। तो ये लगता है कि पोलिंग के दिन तक यही माहौल रहेगा। उनके उनके इलेक्शन ऑफिस नहीं बनने देंगे और कोई किसी किस्म की कैंपेन की इजाज़त नहीं है सिवाय सोशल मीडिया के। तो बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम ने सही खबर लगाई है। इल्हान उमर ने जो बात की है वो बिल्कुल हम्म, सच है। हम्म, और अभी डॉन की एडिटोरियल देखें हाल ही में, शुरू हाँ में गो के डॉन की भी और एचआरसीपी और पाकिस्तान का जो बायां बाजू है उसकी भी बहुत उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। और मैं हाँ, समझता हूँ बहुत हद तक उनकी खामोशी का असर है कि जिससे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इनकरेजमेंट मिली है। हम्म। और मुझे लगता है मेरे इस बयान के बाद वो मेरे भी खिलाफ हो जाएंगे, सारे जो लेफ्ट वाले मेरे पुराने दोस्त हैं, साथी हैं। और लेकिन लेकिन ये ये कि खामोशी वो क्यों थी? कुछ अंदाजा है आपको क्यों खामोशी थी? क्यों खामोशी थी? ये तो उसकी खामोश रहने वाले उसकी लोग ही नहीं बहुत है। नहीं, उसकी कुछ वजूहात तो जो खान साहब को वो समझते हैं राइट विंग पॉलिटिशियन है और उनको ये नज़र नहीं आया कि चाहे वो राइटिस्ट है, तालिबान खान उनको कहा गया। हम्म, तो वो चले इस हद तक तो बात मान लेते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है।
चाहे बिल्कुल। कोई भी करे, किसी के भी खिलाफ हो, तो उस वक़्त तो आपकी नज़रियाती जो पोज़ीशन है वो नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर एचआरसीपी और मीडिया की खामोशी जो है, ख़ास तौर स्पेशली जो प्रोग्रेसिव न्यूज़पेपर्स हैं या लिबरल हाँ, न्यूज़पेपर्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, और जो जर्नलिस्ट जिन्होंने ज़िया के मार्शल के खिलाफ और मुशर्रफ के मार्शल के खिलाफ स्टैंड लिया था, अब उन्होंने जो खामोशी अख्तियार की है, उससे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट हुई है और ये सिलसिला हुँ, चलता रहा। अगर शुरू में ये सब लोग इकट्ठे होते और सोचते हाँ, कि हाँ, रियासती तशद्दुद जो है, रियासती जबर जो है वो जबर है। उसमें बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। देखना है कि वो किसको हिट कर रहे हैं। राइट है या लेफ्ट है। ये तो हाँ, ये बात है कि उनका राइट है कि वो अपना पॉलिटिकल कैंपेन कर सकें और बाकी चीज़ें करें। उनकी जो इब्तदाई खामोशी है, मैं समझता हूँ तारीख में जब ये लिखा जाएगा तो ये बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। खतरनाक बात होगी क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यूँ लगता है कि जैसे उनके नज़दीक जो राइटिस्ट हैं या फॉर दैट मैटर उनके साथ एग्री नहीं करते, उनके ना तो कोई इंसानी हकूक़ हैं, ना उनसे मुतल्लिक जो ख़वातीन हैं उनके कोई निस्वानी हकूक़ हैं। तो इसलिए वो समझते हैं कि सिर्फ़ हकूक़ हैं तो सिर्फ़ हमारे साथ अगर कोई चले तो उसके हकूक़ हैं, जो हमारे साथ नहीं चलेगा उसके कोई हकूक़ नहीं, चाहे वो जितना भी अच्छा हो, जितना भी स्कॉलर हो, जो भी हो, खातून हो, जो भी। तो वो उसके कोई हकूक नहीं। अभी आप देख लें जिस तरीके से हम देख रहे हैं ख़वातीन के हवाले से भी कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि कोई बोल रहा हो इनमें से। नहीं, बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। यास्मीन राशिद जेल में हैं, सनम जावेद जेल में थी और बहुत सारी ख़वातीन जेल में थी, लेकिन ख़वातीन ग्रुप्स ने उनके बारे में कोई आवाज़ हाँ, नहीं उठाई शुरू में। तो ये बड़ी हमारी जो रवायत रही है माज़ी में, ये रवायत ये नहीं थी कि अगर ज़िया-उल हक जो है राइट को मारेगा तो ठीक है, अगर लेफ्ट को हाँ, मारेगा तो गलत है। तो मेरा बिल्कुल। ख़्याल आपको शायद याद होगा बहुत अच्छी तरह कि जब ज़िया के साथ जो मिले हुए थे उनको भी ज़िया को छोड़ना पड़ा हाँ, और बिल्कुल। पोज़ीशन ली, और जो लोग भुट्टो के ज़माने में जेल में थे, जब ज़िया-उल हक ने आके उनको रिहा किया और फिर भुट्टो को पकड़ा, तो उन्होंने ज़िया का साथ नहीं दिया। उन्होंने बहुत बढ़-चढ़ कर ज़िया हुँ, की जो मार्शल था उसकी मुखालफत की। मिराज मोहम्मद खान है, रसूल बख्श हाँ, पलेजो हाँ, है, बिल्कुल। मेजर इसहाक हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सफ़र किया था भुट्टो के ज़माने में। लेकिन जब ज़िया ने भुट्टो के ऊपर जबर किया तो वो भुट्टो के साथ खड़े हुए थे। तो हाँ, खड़े हमारे हुए थे। लेफ्ट की ये रवायत नहीं रही कि सिर्फ़ लेफ्ट के काज़ के लिए खड़े होना है। उन्होंने जो आज़ादी है, जो हुर्रियत की बात हम करते हैं, जो कॉन्शियंस की बात करते हैं, तो वो मेरा ख़्याल हमारा पीएफयू-जे का बहुत बड़ा किरदार रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री में, चाहे हुँ, वो अयूब खां का ज़माना हो। तो वो इस दफ़ा कुछ कंप्रोमाइज़ किया है हमारे बाएँ बाजू ने, हमारे लिबरल एलिमेंट्स ने। अल्लाह ताला इनको सबको मेरा ख़्याल है कि हिदायत दे क्योंकि ये जो इंसानी हकूक़ का मामला है इसमें तो मेरा ख़्याल है कि कोई तफ़रीक नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ज़रा अब बिल्कुल। आ जाएँ दूसरी तरफ ये जो हमारा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके बारे में अभी हम बात भी कर रहे हैं और कंसर्न भी हमें नज़र आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी आना शुरू हो गया हुआ है और कांग्रेस वुमन इल्हान उमर जैसी खातून जो कि मेरा ख़्याल है कि जो अमेरिका में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कांग्रेस वुमन एवर, तो अगर वो ये कह रही हैं तो उसपे भी हमें मेरा ख़्याल तवज्जो देनी चाहिए। इस माहौल में ये जो पॉलिटिकल जो एक एक अजीब-सी जेररीमैंडरिंग हो रही है, उसमें जो हमारा जो एजेंट्स हैं, इलेक्शन के एजेंट्स जो होते हैं वो उनका क्या रोल होगा? उनको अपने आज ज़रा हमें समझाएँ कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वो एक तो अपनी ड्यूटी सही तरह दे सकें और ये जो हालात हैं, जो माहौल है, इसमें वो कैसे सर्वाइव कर सकें? जी। देखिए, ज़रदारी साहब ने 2013 के इंतखाबात के बाद कहा था, ये आरओज़ का इंतखाब था। जी, बिल्कुल। और ये इलेक्शन जो अभी 8 फरवरी को होना है, मैं कहूँगा ये पोलिंग एजेंट्स का इंतखाब है। ये पोलिंग एजेंट्स अच्छा, का इलेक्शन है। इतना यानी कि इम्पोर्टेंट है। पोलिंग एजेंट्स की अहमियत है, वो हुँ, उभर कर सामने आई, हमेशा से रही है। हुँ, और अभी जो है, अगर आरओज़ गड़बड़ करते हैं, अगर प्रिजाइडिंग अफ़सर गड़बड़ करते हैं, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मीडिया पकड़ सकता है, पोलिंग एजेंट उनको हुँ, मौके पे पकड़ सकते हैं, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स का राइट है कि वो वोटिंग शुरू होने से पहले पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हों और गिनती का जो ऐलान है उस तक वो साथ रह सकते हैं। तो वो अगर बाखबर हैं, होशियार हैं, वेल कनेक्टेड हैं, बाहर अपने इलेक्शन एजेंट को बर वक़्त बता सकें और वो उनको मालूम हो कि किस स्टेज पर क्या गड़बड़ की जा सकती है,
तो वो हाँ, इलेक्शन में जो प्लान है गड़बड़ का, अगर किसी कैंडिडेट ने किया है, किसी इंतजामिया की मदद से कोई कर रहा है, तो उसको पकड़ा जा सकता है। क्योंकि बुनियादी बात ये है इसरार साहब के सारा जो आइन और हमारा कानून है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाता है कि उसने फेयर, फ्री, जस्ट, ऑनेस्ट इलेक्शन करवाने हैं। वो ठीक, आर्टिकल, आइन का आर्टिकल 218 218 जो है वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि ये ठीक, इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर सब कुछ। और आपको मालूम है कि इलेक्शन के ज़माने में जो ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती अगर इलेक्शन कमीशन चाहे कि वो गवर्नमेंट जो है गलत कर रही है। जैसे अभी उन्होंने पीआईए की निजकारी पीआईए भी हाँ, इलेक्शन कमीशन को ने बंद करवाई है। बंद तो करवा दी, मैं एफबीआर को। समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है कि वो हुँ, करे। और इसी तरह तमाम शहरी बराबर हैं, हमारे आइन में लिखा है तमाम शहरी बराबर हैं, और तमाम सियासी जमातें, इसका मतलब है बराबर है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और हमारा इलेक्शंस एक्ट 2017 भी बहुत यही वाज़ेह है। कहता है। तो हुँ, ये बुनियादी बात है, ये कॉन्फिडेंस पोलिंग एजेंट में होना चाहिए कि ये पोलिंग एजेंट जो है उसके बारे में इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि पोलिंग एजेंट और यहाँ तक कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, वो किसी भी मौके पर, किसी भी कदम के ऊपर जो पोलिंग का अमला है उसको पूछ हुँ, सकते हैं कि ये आप, कानून में तो ये लिखा है, रूल्स में ये लिखा है, और आप दूसरी तरह कर रहे हैं तो ये आप नहीं कर सकते। हाँ, तो ठीक, दूसरा, ये पोलिंग एजेंट्स को ये एतमाद होना चाहिए कि मीडिया के लोग भी होंगे, आएंगे, ऑब्जर्वर्स भी आएंगे, और अगर कोई ऐसी चीज वो देख रहे हैं तो वो ऑब्जर्वर्स को इन्फॉर्म रिपोर्ट कर करें। सकते हुँ, हैं, रिपोर्ट कर लेकिन सकते। ऑब्जर्वर्स हर जगह पे तो लेकिन नहीं जा सकेंगे ना, ना मीडिया हर जगह पे होगा। क्योंकि वो उठ के बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं, पाबंदी लेकिन होती है पोलिंग वारिस साहब एजेंट पे उसमें कि वो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो तो ना तो इतनी तादाद में है कि वो सारी जगहों पे जा सकें, ना मीडिया शायद हर जगह पे पहुँचा हुआ होगा, तो उसमें फिर वो बिल्कुल क्या उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? नहीं, उनके पास ऑप्शन तो है कि वो अपना इलेक्शन जो, एक तो पोलिंग एजेंट होता है और एक इलेक्शन एजेंट होता है। इलेक्शन ठीक, एजेंट को इन्फॉर्म किया जा सकता है, प्रिजाइडिंग अफसर को इन्फॉर्म किया जा सकता है, और ये इंसिस्ट किया जा सकता है कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो उनकी शिकायत को, जो मॉनिटरिंग सेल बनाए हैं हुँ, जो इलेक्शन कमीशन ने हर आरओ के एरिया में, हर डीआरओ के एरिया पे, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, और सूबे की सतह पर, रीजन की सतह पर, यानी कमिश्नरेट की सतह हुँ, पर इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल हैं। उनके फ़ोन नंबर ठीक, उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो ये सारे उनके फ़ोन नंबर पोलिंग एजेंट्स के पास होने चाहिए। जो पोलिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। लेकिन तो अब इसके एक तो साथ ही देखिए जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भाई साहब, वो ये है, आज भी आपने सुना होगा कि जान अचकज़ई हमारे पुराने दोस्त जो हैं वो क्वेटा में कह रहे थे जी कि इलेक्शन वाले दिन और उससे पहले जो इंटरनेट है वो बंद किया जा सकता है क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और आज वैसे बाय द वे केपीके में हो भी गई है, डीआई खान में 10 पुलिस वाले मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। अच्छा, लेकिन अगर इसमें इंटरनेट ही ना हुआ उस इलाके में, तो फिर वो बेचारे कैसे अपना राब्ता करेंगे, किस तरह करेंगे? ये भी एक मसला हो सकता है। देखिए, इंटरनेट तो बंद हो सकते हैं लेकिन एसएमएस बंद नहीं होगा। हो सकता है कि हमारी जो पीटीए है वो कुछ ना कुछ तो इसका भी कुछ बंदोबस्त करेगी ना? वो देखिए, अगर वो सारा कुछ होता है तो फिर तो मतलब ये फसाद, दंगा फसाद करने के, दावत देने के हुँ, मुतरादिफ होगा। तो ये हुँ, लोगों को एतमाद होना चाहिए कि मेरी अपनी रीडिंग है कि इस हद तक शायद गवर्नमेंट ना जा सके। अच्छा। करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन जो जो ब्लेटेंट रिगिंग थी, जेरीमैंडरिंग थी, हुँ, वो हुँ, तो कर चुके हैं वो। जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना था पीटीआई को, वो हो चुका है। हुँ, और जो कुछ उन्होंने जबर तशद्दुद करना था, अभी और 2-3 दिन चलेगा, लेकिन इलेक्शन के दिन मेरी रीडिंग ये है कि इतना कुछ अगर उन्होंने किया तो फिर बिल्कुल दंगा फसाद के लिए रास्ता हमवार करने के मुतरादिफ होगा। तो हुँ, ठीक। मैं नहीं समझता कि उस हद तक जाएँगे, एसएमएस बंद करेंगे या आपके फ़ोन्स को बंद करेंगे। ये हो सकता है कि इंटरनेट को बंद कर दें, बाकी चीज़ें करें। हुँ, और वो फिर इनका जो अपना जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी कोलैप्स कर सकता है। तो हाँ, वो ये भी क्लैप्स मामलात हैं, हुँ। मतलब इतना मेरा नहीं ख़्याल कि इस हद तक जाएँगे। आई तो आई इसमें विश। इसमें भाई साहब जो पोलिंग एजेंट है, वो
आप क्या कहते हैं कि उसको आखिरी लम्हे तक वहाँ पे रिजल्ट लेने तक वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए? जी, जी। मैं देखिए, मैं कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं वो आपके प्रोग्राम के लिए। प्लीज़, प्लीज़ गो एक अहेड। तो जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि इस दफ़ा ये जो चैप्टर 5 है, जो हुँ, इलेक्शंस एक्ट का चैप्टर 5 है, वो सारा इसी चीज़ पे मुहित है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है। और इसलिए इसके बारे में उनकी आगाही बहुत ज़रूरी है। और आपके प्रोग्राम की वसातत से भी उनको कुछ अहम जो कदम है वो उनको बताए जा सकते हैं, जो स्टेप्स हैं जिसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि पोलिंग एजेंट्स को अगर 8 बजे पोलिंग शुरू होनी है, तो उनको 7:30 बजे वहाँ होना चाहिए, हुँ, पहली बात। और ये ठीक, बहुत ही ज़रूरी है कि उनको वो वक़्त के ऊपर वहाँ पहुँच जाएँ। और चूँकि वो पोलिंग एजेंट है, जाते हुए और उनको नॉमिनेट करता है कैंडिडेट, और कैंडिडेट का लेटर जो है उसके पास होना चाहिए, अपना असली शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाए। तो ये ठीक। तो बुनियादी चीज़ें हैं कि इलेक्शंस एक्ट जो है वो चैप्टर 5 पढ़ लें, हुँ, और उसमें जो उनके जो कुछ जो पोलिंग का अमला है उसने किस तरह सारा जो सारी कार्रवाई है, एक से ए से लेकर जेड तक जो है, अलफ ठीक, से लेकर ये तक जो उसने कार्रवाई करनी है, उसके बारे में उनको मालूम होना चाहिए। तो पहली तो ये बात है, 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो घर से निकलने से पहले साथ रखें। एक तो ठीक। उनकी आगाही, जो वहाँ पर जो प्रोसेस होना है, और दूसरा ये कि उनके पास लेटर अपने कैंडिडेट की तरफ से, और आईडी और कार्ड। तीसरा ये कि अपना पोलिंग एजेंट का वहाँ वक़्त से पहले पहुँचना ज़रूरी है। और दूसरा जो सबसे पहला कदम होता है कि इलेक्शन का जो अमला है, वो उनको जो ऑनरेरियम दिया जाता है वो इतना नहीं होता कि वो होटलों में ठहर सके। ठीक। या तो वो किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरेंगे, या वो फिर कोई कैंडिडेट जो है उनको हाईजैक कर लेता है। हाईजैक से मुराद ये नहीं कि उसको उठा ले जाते हैं, हाँ, हाँ, घर लेकिन ले वो जाते। अपनी मेज़बानी ऑफ़र करते हैं। हुँ, तो ये हुँ, बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए कि वो जाने कि रात को पोलिंग अमला कहाँ ठहरा था, किसके यहाँ ठहरा था, उसका वो जो जिसके यहाँ ठहरे हैं उसकी सियासी वाबस्तगी क्या थी। क्योंकि हुँ। उससे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं, जिस तरह रात को मुर्गे-शुर्गे खिलाए हैं हाँ, और सही गाजर बात। का हलवा खिलाया है हुँ, और हुँ, कहवा-शवा पिलाया है, रात को रखा है, हुँ, तो अगले दिन उनसे कुछ नाजायज़ काम करवाने की हुँ, कोशिश करेंगे। तो ये हुँ, पाकिस्तान में आज तक किसी ऑब्जर्वर ग्रुप ने नहीं किया। तो हुँ, ये बहुत ज़रूरी होगा कि पोलिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स जो हैं, वो इलेक्शन 7 तारीख को ये जानने की कोशिश करें कि अमला कहाँ ठहरा हुआ है। उनको कोई ठीक। इन्फ्लुएंस तो नहीं करता, क्योंकि हुँ, ये पोलिंग से पहले की बात है। लेकिन फिर जब आप पोलिंग स्टेशन में चले गए, तो बुनियादी बात ये है कि तमाम पोलिंग एजेंट्स जो है, वो कहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि मैंने देखा है बाज़-औक़ात हुँ, पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से बाहर बिठा दिया जाता है। चूँकि पोलिंग एजेंट्स को पता नहीं होता है या वो डर जाते हुँ, हैं, तो इसलिए वो बाहर बैठे रहते हैं। हालाँकि ये बहुत ज़रूरी है कि पोलिंग का जो अमला और पोलिंग एजेंट्स हैं, वो बिल्कुल आमने-सामने बैठे हुए हों, हुँ। और एक इतने ही कमरे में। फासले हो कि अगर अगर जब प्रिजाइडिंग अफ़सर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफ़सर, जो वोटर आया है शनाख्ती कार्ड लेके, जब उसका नाम बोले, तो वो पोलिंग एजेंट्स तक उसकी आवाज़ जानी चाहिए। यानी कि हुँ, इतना करीब उसका होना हुँ, ज़रूरी है। ज़रूरी है, और ठीक। दूसरा ये कि जो बैलेट बॉक्स है, वो पोलिंग अमले की ज़िम्मेदारी है कि वो खाली बैलेट बॉक्स तमाम पोलिंग एजेंट्स को शो करें खाली, हुँ, उनके सामने उसको सील लगाएँ, उसकी तफ़सीलात तैयार करें, उसका फ़ॉर्म तैयार करें, जो फ़ॉर्म 42 है। हुँ, फ़ॉर्म 42 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ॉर्म, क्योंकि वो ठीक। खाली बॉक्स है, और उसके ऊपर हर पोलिंग एजेंट ने साइन करने हैं। अगर उनको बैलेट बॉक्स नहीं दिखाए गए, तो फिर पोलिंग एजेंट्स को इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें पहले दिखाएँगे तो फिर पोलिंग शुरू होगी। हुँ, इस तरह वो पोलिंग शुरू नहीं कर सकते। तो या वो साइन ना करें, रिफ्यूज़ करें कि हम नहीं साइन करते, ठीक। और इन्फॉर्म करें जो मॉनिटरिंग सेल है। तो ये पहला पहला स्टेप तो ये है। दूसरा ये है कि जब कोई अभी जो 2018 की निस्बत इन्होंने ये किया है कि जो इंतखाबी फ़हरिस्तें पोलिंग एजेंट के पास होंगी, उसके ऊपर तस्वीरें नहीं होंगी। 2018 में ठीक। तस्वीरें थी।
अभी तस्वीर सिर्फ होगी जो पोलिंग अमले के पास इलेक्टोरल रोल है उसके ऊपर तो तस्वीर होगी, ठीक। लेकिन जो जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके पास तस्वीर नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है और जो भी आए और ये इंसिस्ट करें पोलिंग एजेंट के जो पोलिंग अमला है वो जो वोटर आया है उसके शनाख्ती कार्ड पर जो उसका नाम है, उसके जो घराना नंबर है, उसका सिलसिला नंबर जो है वो बावाज़ बुलंद पढ़ा जाना ज़रूरी है ताकि वो देखें। और दूसरा ये कि बहुत ज़रूरी होगा इनके लिए भी और पोलिंग अमले के लिए भी कि जो शख्स जिस शख्स को बैलेट पेपर दे दिए गए उसकी पूरी जो लाइन है, पूरी लाइन है जो इलेक्टोर उसके ऊपर उसने पेन के साथ पूरा क्रॉस लगा देना है और ताकि ठीक। दोबारा उसको आके वोट ना डाल सके और पता चले कि ये बंदा वोट डाल के चला गया है। ये तो है पहला। फिर जो बैलेट पेपर इशू होता है ये बहुत जरूरी है कि पोलिंग एजेंट्स देखें कि बैलेट पेपर इशू करने से पहले तमाम चीजें जरूर कर दी गई हैं। वो क्या है कि जो काउंटर फॉयल है उसके ऊपर जो वोटर है जी हाँ। उसकी तमाम तफसीलात दर्ज की जाएंगी और उसका अंगूठा लिया जाएगा इलेक्टोरल रोल के ऊपर जहां उसको कांटा लगाया गया उसके नाम के ऊपर, वहां उसका थंब इम्प्रेशन और दस्तखत लिए जाएंगे अगर वो दस्तखत करता है, लेकिन अंगूठा लगाना लाजमी होगा। वो हो रहा है या नहीं हो रहा, बैलेट पेपर देने से पहले उसके अंगूठे के ऊपर वो जो अनमर्ड स्याही है उसका निशान लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा। और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो बैलेट पेपर उसको दिया गया है उसकी बैक साइड पे पोलिंग अमले ने दस्तखत किए हैं, स्टैंप लगाई है या नहीं लगाई, क्योंकि गिनती के वक्त ऐसे तमाम बैलेट पेपर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा जिसके पीछे मोहर या पोलिंग अमले के दस्तखत नहीं होंगे। ये बुनियादी बात है और ठीक। ये जहन में रखना इनके लिए बड़ा जरूरी है। और दूसरा बैलेट बॉक्स जो है वो बिल्कुल जो अमला है उसके डेस्क के ऊपर होना चाहिए और पोलिंग एजेंट्स की नज़र के सामने होना चाहिए ताकि कोई गैर ज़रूरी बैलेट पेपर ना हो। और अहम बात कि पोलिंग एजेंट्स इसरार करें कि उनको बताया जाए कि टोटल बैलेट पेपर कितने आए हैं, कितने बैलेट पेपर प्रिजाइडिंग अफसर के पास है, वो ठीक। उसका इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि गिनती के वक्त वो उसको टैली कर सके। अकाउंटेबल तो हो ये सके। ठीक। चीजें हैं जो पोलिंग शुरू होते ही जो जरूरी है। और पोलिंग स्टेशन के अंदर गैर मुतलका लोग नहीं होने चाहिए। गैर मुतलका लोग कौन है? पहले तो मुतलका लोग कौन अंदर आ सकते हैं? पोलिंग एजेंट है, पोलिंग स्टाफ है और जो वोटर है। इसके ठीक। अलावा अंदर कोई नहीं आ सकता, ना पुलिस अंदर आ सकती है ना फौज अंदर आ सकती है। तो इसलिए कोई भी गैर मुतलका, इनके अलावा जो भी शख्स है वो गैर मुतलका है। तो इसलिए पोलिंग एजेंट का राइट है कि वो इन्फॉर्म करे और उसको रिपोर्ट करे प्रिजाइडिंग अफसर को, क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर होता है और जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसको इन्फॉर्म करें कि ये गैर मुतलका लोग अंदर आ रहे हैं और ये इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ असर्टिव किस्म के पोलिंग एजेंट्स का होना ज़रूरी ठीक। है। और उसके बाद जो है अगला स्टेप जो है कि गिनती जो वोटिंग है, जो लोग बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं उनका राइट है कि उनको चाहे वक्त खत्म हो गया है, जो लोग फिर भी बिल्डिंग करनी के होगी। अंदर आ गए हैं पोलिंग स्टेशन की चार दीवारी के अंदर है, उनका वोट डालने का उनका हक है। जाहिर है पोलिंग एजेंट ठीक। बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उनको इस चीज का पूछना चाहिए प्रिजाइडिंग अफसर से कि लोग कितने हैं, 5 बज गए हैं, अब अभी बाहर लोग कितने हैं लाइन में, तो उनको हाँ। अंदर लेके आना जरूरी होता है। ये तो हो गया पोलिंग के अमले के प्रोसेस के दौरान। अब आ गया गिनती ठीक। का मरहला। तो जरूरी है कि क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन में एक से ज्यादा पोलिंग बूथ होते हैं, जी। तो जब पोलिंग की काउंटिंग के लिए जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो सारे, फिर अगर 3 पोलिंग बूथ हैं तो एक एक पोलिंग स्टेशन के तीनों बूथ के जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और उनको जब ट्रांसफर किया जाता है, जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये पोलिंग एजेंट्स कैन इंसिस्ट कि हमने साथ जाना है।
और अच्छा। वो जहाँ पर तैयार हो सकता है बॉक्सेस चेंज हो जाए, स्टफिंग हो जाए, तो इसलिए पोलिंग एजेंट्स आपस में एक मशवरा कर सकते हैं कि हम इकट्ठे जा सकते हैं, हमारी मौजूदगी में ये एक जगह पे इकट्ठे किए जाए। लेकिन सारे पोलिंग बूथ के पोलिंग एजेंट अंदर नहीं बैठ सकते, सिर्फ एक बैठेगा गिनती के वक्त। तो वो फिर ठीक। आपस में जो हर कैंडिडेट के अगर पोलिंग बूथ 3 वहां पर पोलिंग एजेंट्स है, तो उनमें से तीनों तय कर लें कि कौन बैठेगा और कौन जाएगा। ये नहीं है कि तीनों चले जाए, इसका भी खतरा होता है कि कई लोग कहते हैं अच्छा हम आपके लिए कर लेंगे, तो ये सुस्ती का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। ये जो इलेक्शन एजेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो है वो, चूंकि इलेक्शन एजेंट अंदर जा सकता है, कि जो कैंडिडेट है वो अंदर जा सकता है, तो वो उनको मुसलसल शटल विजिलेंट रहे। शटल की तरह उन्हें घूमना पड़ेगा। उन्हें जाके अंदर जाके अपने पोलिंग एजेंट से पूछ सकते हैं कि कैसा जा रहा है। कैंडिडेट अंदर जा सकता है, कन्विंसिंग नहीं कर सकता है, लेकिन अंदर जा सकता है, वो अपने पोलिंग एजेंट से जाके पूछ सकता है क्या हो रहा है। तो वो, और उसके बाद वो जो मॉनिटरिंग सेल है इलेक्शन कमीशन की, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब जो गिनती ठीक। का मरहला है, तो सारे जो बॉक्सेस हैं उनको खाली किया जाता है, बैलेट पेपर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, और वो सारे सबके सामने होना चाहिए। रोशनी का इंतजाम होना चाहिए, और ये ठीक। पूछ लेना चाहिए पहले से ही रोशनी है या नहीं है, क्योंकि लोड शेडिंग का ज़माना है। तो जी। वो और मुतबादिल बंदोबस्त क्या है, मोमबत्तियाँ हैं, लालटेन है, क्या है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत और जरूरी। गिनती के बाद जो है ये बहुत ज़रूरी है कि गिनती के दौरान हर बैलेट पेपर को बैक साइड से देखना ज़रूरी है। और ये कोशिश की जाए कि अगर जो रिजेक्टेड वोट हैं, शायद आपको याद है इसरार साहब कि 2002 से पहले रिजेक्टेड वोट्स की शरह बड़ी कम होती थी। कम होती थी, 2000 हाँ। के बाद ये बढ़नी शुरू हुई है, और अब 18-20 लाख वोट तो हमारे ज़ाया हो जाते हैं। और कई ओह, हलकों में 35-40 हलकों में पिछली दफ़ा 2013 में भी जो है वो 35 ऐसे लोग इलेक्ट हो गए जिनकी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो रिजेक्टेड वोटर से कम थी। ओहो। तो ये इस तरह का काम होता है, और वो ज़रूरी है। मैं एक और बात बता दूं, अपने वोटर्स को कहें कि वो पार्टी का झंडा लगा के या बैज लगाकर अंदर मत आए, हाँ। क्योंकि वो उससे आप, अगर कोई ऐसा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है जो आपके उम्मीदवार के खिलाफ है, तो वो फिर आपके बैलेट पेपर की बैक साइड पे शायद दस्तखत ना करे, तो वो फिर गिनती से बाहर हो जाएगा। उसको पहले ही पता है कि ये फलां उम्मीदवार का पार्टी बंदा के, है, हाँ। हाँ, इसको हाँ। जरा नेगेटिव वोटिंग इसकी करानी है, तो ये हम कर सकते हैं। ये बहुत बहुत अहम बात है। और इसके अलावा फिर जो गिनती के मरहला है, अगर उनको शक है कि गिनती सही नहीं हुई, तो दे कैन डिमांड के दोबारा की जाए। दोबारा। और ठीक। ये बात ज़हन में रखे पोलिंग एजेंट, कि अगर एक पोलिंग एजेंट भी एतराज़ करता है और बाकी कहते हैं नहीं सही, सब ठीक है, तो इस चीज़ का इम्कान है कि वो डर जाए कि चूंकि अक्सरियत कह रही है, अगर उसको हाँ, यकीन हाँ। कि वो बात सही है उसकी, तो उसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर लाजिम हो जाता है कि दोबारा गिनती करे उन सब ठीक। के सामने। 2 दफ़ा तो गिनती करनी ही ज़रूरी है। और जो रिजेक्टेड वोट हैं उनके बारे में ज़रा पोलिंग एजेंट्स को ज़रा गौर करें, अपने तौर पर लिस्ट कर लें कि जो रिजेक्शन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, हाँ। क्योंकि वो वजह अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि कोई ऐसी तहकीक आज तक नहीं हुई कि जो रिजेक्शन बढ़ी है उसकी वजह क्या है। क्या वजह? क्या मोहर गलत लग रही है, या बैक साइड पे साइन नहीं थे बैलेट पेपर्स के ऊपर, या कोई और वजह है। तो ये हमें या कोई बड़ी अजीब निशान बात है है वैसे। बैलेट पेपर पे लग गया, तो ये जानना भी बड़ा ज़रूरी होगा कि रिजेक्शंस की वजूहात क्या हैं। तो वो पोलिंग एजेंट्स नोट कर सकते हैं अपने पास कि जितने रिजेक्टेड वोट हैं उनकी दोबारा गिनती करवा सकते हैं, उनकी बैक साइड देख सकते हैं, फ्रंट देख सकते हैं। ये सिर्फ दूर से देखना काफ़ी नहीं है, उसकी स्क्रूटनी अच्छी तरह होनी चाहिए। तो ये ठीक। कुछ चीज़ें हैं, और फिर फॉर्म 45 तैयार होगा, हाँ। जिसमें सारी तफसीलात होती हैं, उस पर दस्तखत करने हैं। अगर उनको शक है कि गड़बड़ की गई है, तो फिर दस्तखत बेशक ना करें, उनकी मर्जी फिर। हाँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं, ये तो और आपने ज़ाब्ते की कार्रवाई बताई है ना? कैंडिडेट के ये तो लिए आपने बहुत ज़ाब ज़रूरी है। हाँ, जी?
ये तो मैंने कहा ये आपने आइडियल सिचुएशन बताई है और ज़ाब्ते के हिसाब से बताई है। अगर जहाँ पे ज़ाब्ता नहीं होगा, यहाँ पे कोई दूसरा काम होने वाला होगा, वहाँ पे फिर क्या किया जा सकता है? पोलिंग एजेंट क्या करे? पोलिंग एजेंट्स, देखिए मैं सब पोलिंग एजेंट को तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है आमतौर पर। हाँ, हाँ, लेकिन ये इलेक्शन एजेंट की ज़िम्मेदारी है और कैंडिडेट की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पोलिंग स्टेशंस का विज़िट करें। ठीक और है। इलेक्शन एजेंट्स भी कर सकते हैं, वो खुद भी कर सकते हैं और जाके पूछे क्या है। और अगर कोई मीडिया वाला आता है, कोई ऑब्जर्वर आता है, तो फिर ज़रूरी है कि उनको आप आगाह करें कि क्या हो रहा है। और ठीक। पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं जाना, फॉर्म 45 लिए बगैर बाहर नहीं जाना, ज़िद करनी है, हुँ, लेट जाए वहाँ। आप कहें जी मैं हुँ, बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे उठा के ले जाएँ तो ले जाएँ बेशक, क्योंकि ये उसका राइट है। यस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इंसिस्ट करें और कैंडिडेट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम पोलिंग एजेंट्स को कहे, ताकीद करे कि आपने फॉर्म 45 लिए बगैर वापस नहीं आना। और हुँ, उसके ऊपर दस्तखत सारे पोलिंग एजेंट जो बैठे हुए हैं, उनके दस्तखत ज़रूरी हैं। और हाँ, फिर तमाम जो फॉर्म 45 है, फिर उसकी बेस पे फॉर्म 47 तैयार होता है, क्योंकि तमाम 45 फॉर्म्स का मजमूआ जो है वो फॉर्म 47 है। और अगर कैंडिडेट के पास सारे फॉर्म 45 आ गए हैं, तो वो टैली हाँ, भी कर सकते हैं, अपने तौर पर भी गिनती कर सकते हैं, ताकि अगर रिजल्ट चेंज किए जाएँ, तो उनको पता हो कि रिजल्ट चेंज हुए हैं और इतने हुए हैं। और हुँ, उनके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स के पास सारे फॉर्म 45 नहीं होते, जिसकी वजह से उनको साबित करना मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो ये मेरे पास 2013 में कुछ कैंडिडेट आए थे, तो उनके पास पूरे फॉर्म 45 नहीं थे, जिसकी वजह से हम अच्छा, उनको सपोर्ट भी नहीं कर कर पा रहे थे। तो ये ऑब्वियसली। कैंडिडेट की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे हुँ, पोलिंग एजेंट्स को लाएँ जो ज़रा असर्टिव हों, बाखबर हुँ, हों और उनको मालूम हो कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ें करनी हैं। ठीक है। अच्छा ये जो अब इलेक्शन का ये सारी गिनती-शिनती हो गई, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा ईएमएस सिस्टम जो इस बार हमने सुना कि आरटीएस की बजाय ईएमएस सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। उसमें फिर आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है? और ये क्यों ईएमएस क्यों आ रहा है? आरटीएस क्यों वो ज़्यादा बैठता था, ये ज़रा कम बैठेगा? आरटीएस बदनाम हो गया था, बाकी एक माहिर हैं पाकिस्तान में बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि परमिशन मैंने नहीं ली, जो कि बहुत बड़े हुँ, एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया के टॉप के जो टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स हैं इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी के, उनके बकौल जी। आरटीएस में और ईएमएस में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक ही तो ऐसे ही फिर नाम ही बदल दिए। नाम बदला है। अच्छा, लेकिन ये कि वो इसका कहते हैं कि जी हमने किया, लेकिन अभी ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ आरओज़ ने जो है वो इन्फॉर्म किया है कि जो सारी जो लिस्ट डाली गई है, क्योंकि तमाम जो अमला होता है, हुँ, इंतखाबी अमला होता है उस हलके का, वो पूरा डेटा उनका डाला जाता है, ताकि रिकॉर्ड में रहे, और वो डेटा जो डालते हैं वो चेंज हो जाता है। हुँ, तो ठीक। ईएमएस भी फेल हो सकता है, लेकिन मेरी मेरी रीडिंग ये है कि शायद जो जो कुछ अभी इन्होंने किया है, हुँ, उसको, और ये बड़ी सटल किस्म की धांधली करने की कोशिश हो सकती है, ताकि बज़ाहिर बहुत स्मूथ और ऑर्डरली पोलिंग हुँ, करवाएँगे, हाँ, मेरा अपना ख़्याल है। और ताकि जो अभी तक धब्बा लगा हुआ है, वो धोने की कोशिश की जाएगी, और फिर इलेक्शन रिज़ल्ट्स के बाद जो है वो सिंध हाउस बनेगा शायद दोबारा, और एक हुँ, नया जो है घोड़ों की खरीदो-फ़रोख्त जो है वो हो सकती वो है। शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो जो खबरें आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें जिस पार्टी को के लिए लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है, क्योंकि कानून कुदरत है कि हुँ, रिएक्शन इज़ इक्वल टू एक्शन का एक्शन। रिएक्शन। हुँ, हुँ, तो वो लोगों के अंदर बड़ी बहुत गुस्सा है, लोगों के अंदर बड़ी सिम्पैथी है उस पार्टी के लिए जिसके साथ ज़्यादती की गई है। तो अच्छा ये एक चीज़ ह्यूमन मुझे बताएँ सरवारी साहब इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि जो टर्नआउट है, वो कितना हुँ, मैटर करेगा? क्योंकि मुझे याद है जब ये आपको याद होगा जब टर्किश मामलात हुँ, हुए थे वहाँ पे और पहला जब इलेक्शन इनका हुआ था अर्दवान का, उसमें मेरा ख़्याल है 87% लोगों ने वोट किया था और फिर जब बिल्कुल। दूसरा जो उनका रन ऑफ हुआ था, उसमें 84% लोग थे। तो हुँ, हमारे यहाँ तो कभी इस तरह नहीं हुआ।
लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस दफा जो है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम, ये जो रिएक्शन की आपने बात की, एक्शन और रिएक्शन की, इसके तहत कोई आप समझते हैं कि हमारा टर्नआउट जो है वो बढ़ेगा? मेरा ख्याल है कि टर्नआउट बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग नजर आ रहे हैं, मतलब मैं जाती तौर पर कुछ लोगों को जानता हूँ। मेरा ड्राइवर कह रहा है, वो एबटाबाद का है, वो कह रहा है सर मैंने तो वोट डालने जाना है, तो मुझे इजाजत दे। तो मैंने कहा ठीक अच्छा। है आप जाएं, और उसने कहा मैं सिर्फ वोट डाल के मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी 2 नीसेज हैं, उनके वोट जो हैं वो मुल्तान में दर्ज हैं, तो वो कल दोनों चली गई हैं, बच्चों समेत अच्छा, वो अच्छा। मुल्तान चली गई हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो माजी में जिन्होंने वोट ही नहीं डाला था, हाँ, अब वो समझते हैं कि नहीं उनकी जिम्मेदारी है कि जो इतनी ज्यादा ज्यादती है। असल में मामला क्या है इसरार साहब, पाकिस्तान में हर शख्स के साथ ज्यादती होती है, सही बात। हर शख्स, मतलब अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है, हर बंदा हाँ, दिन में पता नहीं कितनी दफा ह्यूमिलिएट होता है, सही बात, लेकिन कुछ सही कर बात। नहीं सकता। लोगों का ख्याल ये है कि जो ज्यादती हो रही है इसका हम अपनी जाति का बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन ये जो हाँ। मुल्की सतह पर ज्यादती है ये हुँ, फिर रिवाज बन जाएगा, और जो पहले ज्यादती करने वाले हैं वो शेर हो जाएंगे। तो हुँ, इसलिए इस ज्यादती का बदला लेना बहुत जरूरी है। मेरी मेरी एक साइकोलॉजिकल हुँ, लेवल पर, नफ्सियाती लेवल पर हुँ। मेरा ख्याल है कि ये माइंडसेट लोगों का बन रहा है। और तो 60% आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 60 को टच देखिए करेंगे हम? हमारा अभी जो ओपिनियन पोल हुआ है, हमने पत्तन ने कोलेशन हुँ, 38 ने किया, उसमें तो जी हाँ। लोग 80% से ज्यादा कह रहे हैं। इसी हुँ, तरह आईपॉर का ओपिनियन पोल है, अभी हमारी एक मीटिंग थी उसमें उनके सीईओ भी थे, वो भी कह रहे थे हमारा भी 77% से ऊपर लोग कह रहे हैं कि वो वोट डालेंगे। हुँ, हुँ। अ, जितने भी लोग सर्वे खौफज़दा नहीं है, लोग खौफज़दा नहीं जितने हुए। भी ज्यादा ओपिनियन पोल हुए हैं वो हुँ, 80% के लगभग ही शो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वो 80% नहीं भी आते तो हाँ, 70 60% आ तो रहे। लाजमी आएंगे। तो 60% पे फिर धांधली के कितने चांसेस हो जाते हैं? कितने कामयाब तरीके से धांधली हो सकती है? देखिए जितनी टर्नआउट ज्यादा होगी उतने धांधली का चांस कम हो जाएगा। देयर इज अ वेरी हुँ, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टर्नआउट एंड हुँ, एंड एंड रिगिंग। सो ठीक। ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि लोगों के लिए भी, और आप भी पैगाम दें लोगों को कि ज्यादा से हुँ, ज्यादा तादाद में लोग वोट डालें। एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए धांधली, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, ये ऐसे ही है धांधली जैसे दूध में पानी डालने की बात है, कि अगर हुँ, आप 1.5 किलो दूध में 1 पाव पानी डालेंगे शायद पता न चले। इसी हाँ, तरह धांधली अगर आप कम करेंगे तो छुपी रहेगी, जब आप हुँ, ज्यादा धांधली करेंगे तो फिर लोग ऐसे ही है कि आप पैसे तो पूरे दें लेकिन आधा हाँ। दूध हो आधा पानी हो, तो फिर आप दूध ऐसा खरीदते नहीं है। तो जिस तरह ऐसा वो इलेक्शन 77 में हुआ था। की बहुत ज्यादा हो जाए फिर हुँ, लोग उसको मानते नहीं है। मानते नहीं हैं। जब लोग मानते नहीं है तो फिर जबरदस्ती हुकूमत बनाएंगे, वो चलेगी नहीं। जब वो नहीं हुँ, चलेगी तो दोबारा इलेक्शन होगा। इसलिए तो मैंने दोबारा कल भी इलेक्शन। कहा है कि मैं 2024 में एक और इलेक्शन देख रहा हूँ। अगर धांधली इन्होंने हुँ, ज्यादा की तो एक और हाँ। इलेक्शन के लिए हम तैयार रहे, आप प्रोग्राम करेंगे फिर दोबारा। चलें, अल्लाह खैर करे। सरोवर भाई साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये जो आपने आज थैंक बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको सबको ये सुनना चाहिए और उनको ये स्प्रेड आउट करना चाहिए जहाँ-जहाँ पे भी कर सकते हैं, ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुँचे और अपना-अपना लोग बंदोबस्त कर सकें और इस भयानक मंसूबा, अगर खुदा न खास्ता कोई है, तो उसको थ्वाट किया जा यू। सके। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुज़ारिश होगी थैंक यू। कि इलेक्शन से 1 आध दिन पहले हम दोबारा फिर आपसे बात करें और जो मामलात होंगे उसके ऊपर आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो उसको हम लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी ठीक है। मुलाकात होगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक अस्सलाम यू, वालेकुम। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम खुदा हाफिज। वालेकुम। बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह।